Yes, everyone, how are you? Welcome to the class. I hope all of you are doing good. आज की क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स कुछ और हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि रिवीजन चल रहा है। इसकी पहले की क्लास में हमने कुछ हॉर्मोन्स पढ़े थे, इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स को रिवाइज किया था। यस, वी आर नॉट गोइंग इन टू मच ऑफ डिटेल, लेकिन हाँ, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए वो सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो आज भी हम कुछ और हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। यस, जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं सो दैट वी कैन कवर मोस्ट ऑफ द पार्ट देयर। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी की, यदि हमने कुछ हॉर्मोन्स लास्ट क्लास में भी देखे थे, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हमने पढ़ा था, राइट, टीएसएच की बात की थी। तो ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरीज में सीक्रेट होने वाले हार्मोन है। इन्हीं में से एक और होता है, दैट इज योर गोनाडोट्रोपिन, यानी आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग एफएसएच और एलएच। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये एफएसएच और एलएच बच्चों सीक्रेट तो हो रहा है डेफिनेटली, कहाँ पर? ये होगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में, लेकिन कौन करवा रहा है? इट इज डन बाय द जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। ये हार्मोन कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है हाइपोथैलेमस के आर्क्यूएट न्यूक्लियस से। ठीक है, ये आता है आपका पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोप्स में, और वहां पर स्टिमुलेट करवाता है एफएसएच और एलएच को। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब यदि हम जीएनआरएच की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ 10 अमाइनो एसिड, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, 10 अमाइनो एसिड का ये रहेगा रेसेप्टर। यदि हम जीएनआरएच की बात करें कि कहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी में आके कौन से रेसेप्टर से बाइंड करेगा, तो इट इज योर जीपीसीआर, यस, जी प्रोटीन कपल्ड रेसेप्टर, इट वुड बी देयर। 10 अमाइनो एसिड का जीएनआरएच होता है। अब आते हैं हम लोग कि ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे आके स्टिमुलेट कर रहा है, दैट इज एलएच एंड एफएसएच। एलएच और एफएसएच ये दोनों हार्मोन स्टूडेंट्स, राइट, दोनों में अल्फा और बीटा सब यूनिट होती है, यदि हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो। ठीक है, एफएसएच की अल्फा सब यूनिट 89 अमीनो एसिड की होती है, एलएच की भी अल्फा सब यूनिट 89 अमीनो एसिड होती है। फर्क होता है बीटा सब यूनिट में। एफएसएच की बीटा सब यूनिट होती है 112 अमीनो एसिड और एलएच की होती है 115 अमीनो एसिड। ये आपको ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, राइट। अब हाफ लाइफ की यदि हम बात करें तो ह्यूमन एफएसएच का हाफ लाइफ होता है 170 मिनट्स और एलएच का होता है 60 मिनट्स, यानी एफएसएच ज्यादा समय तक रहेगा। यस और नो? आफ्टर दैट आ जाता है रेसेप्टर्स। इसके पहले जो रेसेप्टर देखा जीपीसीआर, वो था मेरा जीएनआरएच का। एफएसएच और एलएच के रेसेप्टर भी जी प्रोटीन कपल रेसेप्टर ही होते हैं। ठीक है, एडेनिल साइक्लेज एक्टिव के थ्रू ये स्टिमुलेशन का काम करते हैं, जी अल्फा एस से ये अपना काम करवाते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हर एक के पास में ग्लाइकोसाइलेटेड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन होता है, दैट इज एन एक्सटेंडेड डोमेन। ठीक है, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इनके देखो फंक्शंस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आप लोग हॉर्मोन्स के फंक्शन सारे करके रखते हो। हम क्या मिस कर देते हैं? हम उनके स्ट्रक्चर को मिस करते हैं, हम उनके रेसेप्टर्स को मिस करते हैं, राइट। तो वो सारी चीजों पे मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ। डेफिनेटली फंक्शंस भी हम देख लेते हैं। एफएसएच का मेन काम क्या है? स्पर्मेटोजेनिक एपिथेलियम को मेंटेन करना है, ये सर्टोली सेल से कहाँ पर? मेल में। और ओवेरियन फॉलिकल के अर्ली ग्रोथ में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इफ यू हैव सीन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखते हैं कि फॉलिकुलर ग्रोथ की जो स्टार्टिंग वाला फेज होता है, एकदम स्टार्टिंग नहीं, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द हार्मोन, है ना। प्राइमरी के बाद की हम बात करें, वहां से हम बोल सकते हैं कि एफएसएच का रोल प्ले करता है। सिमिलरली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टूडेंट्स टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, कहां पर? लेडिक सेल्स में। ठीक है, साथ साथ में ओवेरियन फॉलिकल के फाइनल मैच्योरेशन में भी ये हेल्प करता है, राइट। ईस्ट्रोजन सीक्रेशन, इट इज आल्सो हेल्प देयर।
साथ साथ में ओव्यूलेशन में हमको पता है एलएच सर्च जब तक हम नहीं देखते कि एलएच का कॉन्सेंट्रेशन जब तक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, राइट, दैट इज जब बढ़ता है उसको हम एलएच सर्च कहते हैं, तभी ओव्यूलेशन होता है, isn't it? कॉर्पस ल्यूटियम के इनिशियल फॉर्मेशन में प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन में भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल होता है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ दिस एलएच एंड एफएसएच. ठीक है, अब आते हैं एक और बड़े से हार्मोन पे, दैट इज प्रोओपियोमेलानोकॉर्टिन एंड इट्स डेरिवेटिव. यस, जिसको हम पीओएमसी भी कहते हैं. दिस इज अ बिग, हम कह सकते हैं प्रिकर्सर और हार्मोन, राइट, जहां से हमको बहुत सारे हार्मोन्स देखने को मिलते हैं. तो बेटा ये पीओएमसी का भी कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? ये भी होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, राइट, corticotrophs में. yes, the cells of the corticotrophs of anterior pituitary, या फिर हम intermediate lobe cells की भी बात कर सकते हैं. it could be here as well as it could be here. जहाँ पर intermediate lobe present है वहां पर intermediate lobe cells में भी इसका सिंथेसाइज होता है. दिस इज अ बिग प्रिकर्सर प्रोटीन, राइट. अब ये जो प्रोटीन होता है स्टूडेंट्स, ये क्लीव्ड हो जाता है, राइट, ये क्लीव होगा और उससे हमको अलग अलग हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स मिलते हैं. अब जैसे कि यदि हम कॉर्टिकोट्रॉप्स की बात करें, जैसे हमने कहा कि वो कॉर्टिकोट्रॉप्स ऑफ एंटीरियर लोब में भी सिंथेसाइज होगा और जहां पर इंटरमीडिएट लोब सेल्स है वहां पर भी सिंथेसाइज होगा. यदि हम बात कर रहे हैं कॉर्टिकोट्रॉप्स में, तो कॉर्टिकोट्रॉप्स में स्टूडेंट्स पीओएमसी हाइड्रोलाइज्ड होता है, यानी जब क्लीव होगा, हाइड्रोलाइज्ड होगा, एसीटीएच बनवाएगा एंड बीटा लिपोट्रोपिन बनवाएगा, राइट. साथ साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोर्फिन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड. ये कहां पर हम देखते हैं? ये कॉर्टिकोट्रॉप्स में ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी. इफ देयर इज इंटरमीडिएट लोब सेल्स, राइट, तो वहां पर ये पीओएमसी हाइड्रोलाइज्ड होता है आगे और, राइट, इसके आगे और हाइड्रोलाइज्ड होगा, क्लिप बनवाएगा, दैट इज योर कॉर्टिकोट्रोपिन लाइक इंटरमीडिएट लोब पेप्टाइड, गामा एलपीएच, यस, एंड बीटा एंडोर्फिन. ये आगे जाके और क्लीव होता है इंटरमीडिएट लोब सेल्स. आई थिंक दिस इज क्लियर. इसके साथ साथ मिलानोट्रोपिन्स, यस, अल्फा और बीटा मिलानोट्रोपिन्स, यानी अल्फा और बीटा एमएसएच, यस, ये भी फॉर्म्ड होते हैं. बट यस, यदि हम ह्यूमंस की बात करें, एडल्ट ह्यूमंस में, इट वुड नॉट बी सीक्रेटेड. इतना आपको ध्यान में रखना है. तो ये कैसे हो रहा है? ये किससे हो रहा है? ये होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस पीओएमसी. ठीक है, अब इसको एक बार देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है. देखो, अभी हमको मेन देखना है कि पीओएमसी से एक एसीटीएच हमने देखा ना कॉर्टिकोट्रॉप्स में, तो एसीटीएच इज अगेन एन इम्पोर्टेंट हार्मोन जो कि कॉर्टिसोल को सिंथेसाइज करवाता है, इजंट इट? तो हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से स्टूडेंट्स सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर रिलीजिंग फैक्टर, ये रिलीज होता है जो कि 41 अमाइनो एसिड का होता है स्टूडेंट्स. ये एंटीरियर पिट्यूटरी को पहुंचेगा, वहां पर कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स पे उसके रिसेप्टर्स होंगे, यस, एंड इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म पीओएमसी जो कि 241 अमाइनो एसिड का होता है. इज अ बिग हार्मोन प्रिकर्सर देयर, इजंट इट? अब ये पीओएमसी क्लीव होता है और जैसे कि हमने कहा कॉर्टिकोट्रॉप्स में वो एसीटीएच और दूसरे पेप्टाइड्स बनाता है. ठीक है, अब ये जो एसीटीएच होता है ये 39 अमाइनो एसिड का होता है जो कि यहां से निकल के कहा जाता है? ये जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, राइट, एड्रिनल ग्लैंड्स में. हमको पता है एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल मेडुला होता है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स तक जाता है और वहां पर जाकर कॉर्टिसोल बनवाता है. सो कॉर्टिसोल इज रिलीज्ड देयर, राइट. यानी क्या कर रहा है? कॉर्टिसोल रिलीज, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाता है और साथ साथ कुछ सम अमाउंट ऑफ एंड्रोजन्स आल्सो हम बोल सकते हैं, ये यहाँ पर फॉर्म होते हैं. आई थिंक दिस इज क्लियर. तो इस तरह से कॉर्टिसोल भी बनेगा थ्रू दिस एसीटीएच, और एसीटीएच कहाँ से क्लीव हो रहा है? ये हो रहा है पीओएमसी से. इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? अब जो अदर पेप्टाइड्स की हम बात कर रहे हैं इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं. एसीटीएच को तो हम आगे में जाके कॉर्टिसोल की बात करेंगे,
बट ये जो दूसरे पेप्टाइड्स हमने बात की, एंडोर्फिन है, लिपोट्रोपिन है, यस, ये सारा है कैसे बनते हैं और ये क्या करते हैं, ठीक है। अब ये जो पीओएमसी है स्टूडेंट्स, जिसको प्रोपियो मिलानोकॉटिन भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ये अपने जो डेरिवेटिव्स हैं, इन्हें उसके जो क्लीव हो रहा है और अलग अलग डेरिवेटिव्स, अलग अलग हॉर्मोन्स बना रहा है, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कहाँ कहाँ बन रहा है पीओएमसी? पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस, राइट, एज वेल एज स्किन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, कहाँ का बनता है? एंटीरियर लोब, कॉर्टिकोट्रोप्स अभी हमने कहा, और यहाँ पर इंटरमीडिएट लोब है तो इंटरमीडिएट लोब में। एंड इट व्हाट इट डज देयर, वहां पर वो स्ट्रेस को रेगुलेट करेगा, साथ साथ मेलानोट्रोप्स बोल दिया, दैट मींस इट इज आल्सो व्हाट विल इट डू, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन पिगमेंटेशन। हाइपोथैलेमस में यदि हम बात करें कि पीओएमसी क्या करेगा, तो ये आर्क्यूएट न्यूक्लियस से सिंथेसाइज होता है, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, इजंट इट, और वहां पर वो एपेटाइट और एनर्जी बैलेंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। थर्ड आ जाता है स्किन। स्किन में हमको पता है ना, मिलानोसाइट्स और किराटिनोसाइट्स को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि पिगमेंटेशन को रेगुलेट करने में काम करेगा। साथ साथ में पेरिफेरल टिश्यूज में स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ये बनता है स्मॉल अमाउंट, जैसे कि प्लेसेंटा में, टेस्टिस में, एज वेल एज पैनक्रियाज में, ठीक है। तो ये हो जाता है थोड़ा सा पीओएमसी के बारे में। अब देखो स्टूडेंट्स, ये एक बार अच्छा, इनका जो फंक्शन यदि हम बात करें पीओएमसी डिराइव्ड पेप्टाइड्स के अलग अलग जो फंक्शन, मेन फंक्शन, एक तो आप बोल देख सकते हो कि स्किन पिगमेंटेशन तो रहेगा ही, क्योंकि मिलानोसाइट हो रहा है, तो अल्फा एमएसएच क्या करता है, मिलानोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, जो मिलानिन बनवाएगा, एंड मिलानिन क्या करता है, कलर करवाएगा, कलर डिसाइड करता है ऑफ द स्किन एज वेल एज हेयर। साथ साथ में कॉर्टिसोल जो रिलीज होता है, ये क्या करता है, स्ट्रेस इस समय में हम बोलते हैं कि कॉर्टिसोल इज रिलीज, इजंट इट, तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में ये काम करेगा। उसके बाद में एनर्जी बैलेंस और एपेटाइट, अभी हमने देखा कि जब हम हाइपोथैलेमस में ये बनता है, सो इट इज देयर फॉर द बैलेंस, एनर्जी बैलेंस और एपेटाइट को मेंटेन करने के लिए इट विल बी देयर। पेन एंड मूड रेगुलेशन, जो बीटा एंडोर्फिन बन रहा है स्टूडेंट्स, ये ओपियोइड्स का काम करता है, जो कि पेन कम करने में हेल्प करवाता है, राइट। पेन का सेंसेशन कम होगा तो हमको वेलबींग का सेंसेशन बढ़ेगा, विल फील गुड देयर, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हम बोल सकते हैं कि जो आपके पीओएमसी से बन रहे हैं पेप्टाइड्स, वो देते हैं। एक एक बार हम उसको डिटेल में भी थोड़ा सा देख लेंगे। देखो ये एक फिगर एक बार आ चुका है, इस तरह का फिगर ये आपको आ सकता है, ये जो दिख रहा है हमको, ये हमारा पीओएमसी, ठीक है। ये क्लीव हो रहा है स्टूडेंट्स, और देखो क्लीव होने के बाद में स्टूडेंट्स, एल इन एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब दोनों में क्लीव होके बना आ रहा है एसीटीएच और बीटा लिपोट्रोपिन, ठीक है। कितने अमाइनो एसिड का होता है यहाँ पर दिया हो, आप लोग ये यहाँ से आप लिख सकते हो सारी चीजें। अब इंटरमीडिएट लोब में, सिर्फ इंटरमीडिएट लोब में आगे और क्लीव होगा, एसीटीएच क्लीव होगा और क्या बनाएगा, अल्फा एमएसएच और क्लिप, ठीक है। और बीटा लिपोट्रोपिन क्लीव होता है, हाइड्रोलाइज्ड होता है, ये एंटीरियर लोब में भी होता है और इंटरमीडिएट लोब में भी होता है, और ये हाइड्रोलाइज्ड होके गामा एलपीएच और बीटा एंडोर्फिन बनवाएगा, ठीक है। बीटा एंडोर्फिन का स्टार्टिंग के अमाइनो एसिड से हमको क्या बनता है, हमारे पास मेटेनकाफिलिन बनता है, और गामा एलपीएच से यू विल गेट बीटा एमएसएच आल्सो। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, सारे के अमाइनो एसिड्स यहाँ पर दिए, यू कैन काउंट दैट आल्सो, और आपके पास में नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। अब ये जो अलग अलग पेप्टाइड्स बन रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं यहाँ पर, उसमें से एक आप देख रहे हो बीटा एंडोर्फिन, जो कि 31 अमाइनो एसिड का होगा, ये ओपियोइड पेप्टाइड है और न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है स्टूडेंट्स। पेन को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है, राइट। पेन को रिलीव करवाता है, स्ट्रेस को कम करवाता है। साथ साथ में ये सब्सटेंस पी, जो कि एक तरह का न्यूरोपेप्टाइड है, इसको ब्लॉक करता है और पेन सिग्नल्स को इस तरह से रुकवा देता है, इसीलिए पेन नहीं होता है, राइट। सिमिलरली स्टूडेंट्स, गाबा को भी ये इनहिबिट करता है,
और जो कि क्या करेगा, गाबा डोपामाइन रिलीज को इनहिबिट होगा, इसलिए डोपामाइन रिलीज ज्यादा होगा, ठीक है। फिर आता है बीटा लिपोट्रोपिन जो 91 अमीनो एसिड का होता है स्टूडेंट्स। ये बीटा एंडोर्फिन का प्रिकर्सर है एक तो, है ना, क्योंकि बीटा लिपोट्रोपिन से हमने देखा था बीटा एंडोर्फिन बनता है, साथ साथ में फैट को मोबिलाइज करने में भी हेल्प करता है। गामा लिपोट्रोपिन जो कि 58 अमीनो एसिड का है स्टूडेंट्स, ये स्किन पिगमेंटेशन रेगुलेट करने में काम करता है, राइट। और साथ साथ आगे के दूसरे हार्मोन्स का भी प्रिकर्सर के तौर पे ये काम करेगा। अब आते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एमएसएच। अल्फा एमएसएच होता है और बीटा एमएसएच होता है। अल्फा एमएसएच 13 अमीनो एसिड का होता है और बीटा अमीनो एसिड बनता है 22 अमीनो एसिड, यदि हम ह्यूमन की बात करें तो। अल्फा एमएसएच मेलानिन सिंथेसिस में काम करवाता है, सीबम सिक्रीशन में, टेम्परेचर रेगुलेशन में, पेन कंट्रोल में इट हेल्प्स देयर, ठीक है। इम्यूमेलानिन बनवाता है स्टूडेंट्स ये अल्फा एमएसएच, राइट। और ये इम्यूमेलानिन क्या करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द यूवी डैमेज, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब गामा एमएसएच या सॉरी बीटा एमएसएच की हम बात करें तो ये एक न्यूरोपेप्टाइड का काम करता है स्टूडेंट्स, ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और एनर्जी बैलेंस को कंट्रोल करने में हेल्प करवाता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दीज आर सम ऑफ द वी कैन से द पेप्टाइड्स जो कि कहां से बन रहा है, पीओएमसी से। यस, इसके साथ साथ एसीटीएच तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि एसीटीएच क्या करता है, ये आपका आगे जाएगा मेडुला में और वहां पे जाके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को स्टिमुलेट करता है, कॉर्टिसोल बनवाता है, ठीक है। तो चलो अभी एड्रेनल हार्मोन्स पढ़ते हैं, क्योंकि हम सॉरी मेडुला में नहीं जा रहा है एसीटीएच, वेरी सॉरी, इट इज योर कॉर्टेक्स, इजंट इट, राइट। मेडुला वाले हार्मोन कौन से, वो दूसरे आएंगे, इजंट इट। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है स्टूडेंट्स, हमको पता है किडनी के ऊपर की तरफ में 2 ग्लैंड होते हैं दोनों साइड में, इजंट इट। यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। मेडुला यानी अंदर का रीजन होता है और बाहर के रीजन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में कुछ हार्मोन्स बनते हैं और वो कौन से हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन होंगे तो डेफिनेटली किससे बनेंगे, प्रिकर्सर रहेगा उसका कोलेस्ट्रॉल, है ना, सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल से होंगे। ये हार्मोन कौन से होते हैं, एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और तीसरा होता है एंड्रोजेंस, ठीक है। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनने वाले तीनों हार्मोन्स हैं। अब यदि मैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोल रही हूँ यानी कॉर्टिसोल की यदि हम बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में कॉर्टिसोल का इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रेस और साथ साथ में इन्फ्लेमेशन को रोकने में भी, इजंट इट। अब कॉर्टिसोल या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैसे सीक्रेट होता है या फिर कहाँ सीक्रेट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स भी 3 लेयर में डिवाइड होता है। एक होता है जोना फेसिकुलेटा, ये बीच की लेयर होती है, लेकिन सबसे बड़ी होती है, वाइडेस्ट लेयर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जोना फेसिकुलेटा में मेनली आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिंथेसाइज होता है, दैट इज कॉर्टिसोल सिंथेसाइज होता है, और कुछ अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल जोना रेटिकुलरिस जो कि एकदम अंदर की लेयर है, राइट, वहां पर भी होता है, लेकिन ज्यादातर कहां पर होता है, जोना फेसिकुलेटा। गॉट इट। अब ये इसका सीक्रेशन कैसे होगा, इसका सीक्रेशन कंट्रोल कौन कर रहा है, वही जो हमारा पीओएमसी से भी निकल के आ रहा था, दैट इज एसीटीएच, राइट। एसीटीएच जो आ रहा है कहां पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, ये इसको कंट्रोल करता है, स्टिमुलेशन को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, ठीक है। एसीटीएच का रिसेप्टर कौन सा होता है, जो कि यहाँ पर आगे कॉर्टिट्रोप्स पे बाइंड करता है, पहले भी हमने पढ़ा लिखा देखा था, यहाँ पर भी लिखा है, इट इज जीपीसीआर रिसेप्टर्स, गॉट इट। अब यदि हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की या फिर कॉर्टिसोल की बात करें तो कॉर्टिसोल 21 कार्बन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड हार्मोन होता है, ये उसका फॉर्मूला है C21H30O5, कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है। 2 तरह के रिसेप्टर्स मेनली यहाँ पर काम करते हैं, एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिसेप्टर और दूसरे होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, ठीक है। स्टेरॉइड है तो रिसेप्टर भी स्टेरॉइडल रहेंगे स्टूडेंट्स, राइट।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर जो होता है स्टूडेंट्स, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस, इम्यूनिटी, राइट, मेटाबॉलिज्म, ये सारे इफेक्ट करवाता है, जबकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज लाइक हार्ट, स्वीट ग्लैंड्स, किडनी, ब्रेन, ऐसी सभी जगह पर हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस में ज्यादा रोल इनका प्ले करते हैं, राइट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम कहेंगे तो दैट इज अ मेटाबॉलिज्म पार्ट में दे विल बी मेनली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो यहाँ पर ज्यादा रोल प्ले करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस में भी एज वेल एज इम्यूनिटी डेवलपमेंट में भी। तो इस तरह से कॉर्टिसोल का काम होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स दूसरी तरह का जो हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो बनता है आपका, दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन, जो सभी को पता है, राइट। तो ये एल्डोस्टेरॉन कहाँ बनता है? अगेन कॉर्टेक्स में जो मैंने कहा कि 3 लेयर होती है, उसमें से जोना ग्लोमेरुलोसा, राइट, ये एक ही लेयर है जहां पर एल्डोस्टेरॉन बनता है। क्यों? क्योंकि जोना ग्लोमेरुलोसा में ही वो वाला एंजाइम है जो एल्डोस्टेरॉन बनाने में हेल्प करेगा फाइनल सिक्रीशन में, एंड दैट एंजाइम इज एल्डोस्टेरॉन सिंथेस। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब क्या एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन जैसे वहां पर एसीटीएच के अंडर था, यहाँ पर भी ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ पर एसीटीएच का रोल नहीं है, बट यस, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के सिक्रीशन को, एल्डोस्टेरॉन के सिक्रीशन को मेनली कंट्रोल कौन कर रहा है? एंजियोटेंसिन 2 और पोटेशियम का लेवल। रेनिन एंजियोटेंसिन ब्रास पाथवे में हम देखते हैं कि किस तरह से एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन को सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, इजंट इट? अब एल्डोस्टेरॉन का स्ट्रक्चर भी हम देखें तो इट इज C21H28O5, राइट। मिनरलोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड हार्मोन है। टेट्रासाइक्लिक स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता है, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और वो न्यूक्लियस यानी कौन सा है टेट्रासाइक्लिक स्टेरॉइड न्यूक्लियस? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, राइट। ये इसका हम कहेंगे कि दिस न्यूक्लियस इज देयर, राइट। किसके स्ट्रक्चर में? एल्डोस्टेरॉन के, जिसमें 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। 18 एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 11 बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, 21 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। रिसेप्टर इसका मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर होता है स्टूडेंट्स, जो कि डिस्टल ट्यूब पे कलेक्टिंग डक्ट में रहेगा, किडनी के कोलोन पे प्रेजेंट रहता है, स्वेट ग्लैंड में रहेगा, हार्ट, ब्लड वेसल्स, इन सब जगह पे हमको ये देखने को मिलता है रिसेप्टर, ठीक है। यानी रिसेप्टर है तो डेफिनेटली इसकी सिंथेसिस सिक्रीशन यहाँ पर होगा, राइट। सो दिस इज अबाउट योर मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। तीसरा होता है एंड्रोजन्स, राइट। एंड्रोजन में एग्जांपल है DHEA, दैट इज योर डिहाइड्रोएंडोस्टेरॉन, राइट। ये भी आपका सिंथेसाइज होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में। अगेन इट इज अ सेक्स हार्मोन, बट वीक सेक्स हार्मोन, जो कि प्रिकर्सर बनता है टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का, राइट। कहां पर सीक्रेट होता है? जोना रेटिकुलरिस में, जो हमने कहा था कि जहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल भी बनता है, वहां पर मेनली एंड्रोजन का सिंथेसिस सिक्रीशन होता है। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। अब ये हो गए हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स, स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं। इसके बाद में अच्छा एक बार ये देख लो, ये जो आपका स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स हमने देखे, इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्टिविटी कितनी होती है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एक्टिविटी किसमें कितनी होती है? तो यदि हम कॉर्टिसोल की बात करें, देखो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कॉर्टिसोल जितना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी बताता है, उतना ही वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी बताता है। जबकि यदि एल्डोस्टेरॉन की मैं बात करूं तो एल्डोस्टेरॉन में मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी 3000 तक है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ओनली 0.3 है। दिस इज मोर वी कैन से मिनरलोकॉर्टिकॉइड, राइट। डिऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन, उसमें भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी ज्यादा है।
समझ में आ रहा है? जबकि कॉर्टिसोल के पास में दोनों एक्टिविटी वी कैन से इट शोज देयर, राइट? प्रेडनिसोलोन जो है उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ज्यादा है, 4 है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी उसके सामने काफी कम है, दैट इज 0.8। तो ये भी एक बार आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना है। द स्टेटमेंट कैन कम देयर, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आते हैं कैटेकोलामाइंस। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाद जो दूसरा लेयर हमने कहा था एड्रिनल मेड्यूला अंदर वाला, वहां पर कैटेकोलामाइंस का सीक्रेशन होता है, दैट इज एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन। ठीक है, सो ये कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है स्टूडेंट्स? एड्रिनल मेड्यूला में। इनका मेन हम कहेंगे कि प्रिकर्सर कौन सा है, तो कैटेकोलामाइन सारे के सारे सिंथेसाइज्ड होते हैं फ्रॉम टाइरोसिन, राइट? किससे सिंथेसाइज्ड हो रहा है? टाइरोसिन से। आप देख सकते हो यहाँ पर टाइरोसिन में ऑक्सीडाइज हो रहा है पहले विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टाइरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज, और वो बनाता है डोपा। डोपा में डीकार्बोक्सिलेशन जो होगा, यानी एक इट विल बी रिमूव देयर विद द एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज, और उससे बनता है डोपामाइन। ठीक है, डोपामाइन इट विल फॉर्म नॉरएपिनेफ्रिन। यदि हम बात करें, यदि एज ए न्यूरोट्रांसमीटर की जब हम बात करते हैं, तो वेसिकल में आपका नॉरएपिनेफ्रिन बनता है, ठीक है, डोपामाइन एंटर करता है वेसिकल में, और नॉरएपिनेफ्रिन बनता है विद द एंजाइम डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। then this norepinephrine comes out, or in presence of this enzyme phenyl methanolamine and methyl transferase हमारा एपिनेफ्रिन फॉर्म होता है, राइट? सो डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये तीनों किससे बन रहे हैं? फ्रॉम द अमाइनो एसिड टाइरोसिन। स्टेप्स ध्यान में रख लो, एंजाइम्स ध्यान में रख लो। इसके बाद में देखो, आप लोगों ने ऑलरेडी सभी ने हॉर्मोन्स पढ़ लिए होंगे, राइट? बिकॉज अब टाइम नहीं है कि आप कुछ नया शुरू कर रहे थे, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये क्लास मेनली इसीलिए कि जो आपने पढ़ा है आपका वो रिवाइज हो रहा है, ठीक है, आपको याद आ रहा है, और यदि कुछ चीज आपकी मिस हो गई है तो आपको यहाँ से वो पता चल जा रहा है। यदि आपने फंक्शन डिटेल में करके रखे, यहाँ पर हम शॉर्ट में कर रहे हैं, तो जब हम शॉर्ट में देख रहे हैं तो आपके दिमाग में वो फंक्शंस आ जाने चाहिए कि आपने इसके अलग, इसके अलावा और क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन सी चीजें आपको याद है। तो ये सारी चीजें इट शुड कम इन योर माइंड व्हाइल यू आर वॉचिंग दिस सेशन ऑल्सो, राइट? मेन चीज वही है। और यदि कैसा लग रहा है कि कोई चीज आपने मिस कर ली है, तो तभी के तभी क्लास सेशन होने के बाद में जस्ट टेक आउट योर नोटबुक्स, आपके नोट्स निकालो और एक बार उसको वापस से गो थ्रू कर लो, ठीक है? कैटेकोलामाइंस का हाफ लाइफ बेटा 2 मिनट का होता है, सर्कुलेशन में कम होता है अगेन। ये मेटाबोलाइज्ड कैसे होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में? तीनों की यदि मैं बात करूं तो देखो, अगेन ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट पार्ट बी में क्वेश्चन आ सकता है। इनएक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? यस, बायोलॉजिकल इनएक्टिव बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करवा रहा है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, और मिथाइलेशन से भी इनएक्टिव होते हैं बाय कैटेकोल मिथाइल ट्रांसफेरेज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होता है, राइट? सिमिलरली ये नर्व एंडिंग्स में भी हमको देखने को मिलता है। और COMT जो स्टूडेंट्स है वो आपको मिलेगा लीवर, किडनी और स्मूथ मसल्स में। ग्लियल सेल्स जो कि ब्रेन में होते हैं, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में भी हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन इनमें से कोई भी प्री सिनेप्टिक नॉरेडिनर्जिक न्यूरॉन्स में नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट? तो दिस इज अबाउट द कैटेकोलामाइंस और उसके इनएक्टिव फॉर्म के लिए जो एंजाइम्स काम करते हैं उसके बारे में, ठीक है? अब इनके रिसेप्टर्स कौन कौन से? सबसे पहले मैं एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इनके रिसेप्टर्स है एड्रिनो रिसेप्टर्स, राइट? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इस तरह से इनके रिसेप्टर्स होते हैं। तो अल्फा 1 जो होता है, अल्फा 1 एडिनो रिसेप्टर्स, जी अल्फा क्यू पाथवे यानी GPCR है, ये सारे रिसेप्टर्स GPCR है, ठीक है?
इट विल गो फॉर जी अल्फा क्यू, राइट। यानी फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा IP3 डैक पाथवे, और इसके कारण स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि जी प्रोटीन है, GPCR है, तो सभी में सेकेंड मैसेंजर होगा, ठीक है। हमको पता है जहां जहां GPCR की हम बात कर रहे हैं सेकेंड मैसेंजर होगा, तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स में सेकेंड मैसेंजर IP3 डैक काम करता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और पोटेशियम चैनल्स कम हो रहे हैं, पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? स्मूथ मसल्स और हार्ट में, ठीक है। सिमिलरली अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो है ये जी अल्फा आई को एक्टिवेट करता है। आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिशन, तो ये इनहिबिटरी सिग्नल्स देते हैं, ठीक है। इनहिबिटरी सिग्नल लेंगे ना साइक्लिक एएमपी के कॉन्सेंट्रेशन को कम करवाएंगे। साइक्लिक एएमपी कम हो रहा है यानी पोटेशियम चैनल्स एक्टिवेट हो गए, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कैल्शियम का कम हो जाएगा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अल्फा 2 एड्रेनोरेसेप्टर्स आर लोकेटेड इन CNS, पैनक्रियाटिक आइलेट सेल्स और नर्व टर्मिनल्स। फिर आता है बीटा रिसेप्टर्स, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ये बीटा रिसेप्टर्स भी स्टूडेंट्स जी अल्फा एस को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं एड्रेनल साइक्लेस, तो साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा यहाँ पर, राइट। अब ये बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ मिलेगा? हार्ट, रीनल जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। बीटा 2 रिसेप्टर्स ब्रोंकोइल स्मूथ मसल्स में और कुछ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में ना, स्मूथ मसल्स में रहेंगे। और बीटा 3 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन एडिपोज टिश्यू। इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों, इस पे से क्वेश्चंस आते हैं, आ भी सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं डोपामाइन रिसेप्टर्स की बात में, तो 5 तरह के रिसेप्टर होते हैं जो 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। एक होता है टाइप 1 D1 लाइक और दूसरा होता है D2 लाइक। D1 लाइक रेसेप्टर में D1 और D5 रेसेप्टर होता है, और D2 में D2, D3, D4 ये 3 तरह के रेसेप्टर्स होते हैं। डोपामाइन रेसेप्टर्स भी GPCRs है स्टूडेंट्स। D1 टाइप ऑफ रेसेप्टर्स क्या करता है? साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट करवाता है, और D2 टाइप ऑफ रेसेप्टर साइक्लिक एएमपी को रिड्यूस करवाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एड्रिनल मेडुला के जो आपके हार्मोन्स है, अबाउट दैट। इसके अलावा यदि हम फंक्शंस की बात करें तो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन स्टूडेंट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाते हैं लीवर और स्केलेटल मसल्स में। फैटी एसिड्स को मोबिलाइज करवाते हैं, राइट। प्लाज्मा लैक्टेट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करवाते हैं, और मेटाबॉलिक रेट को भी स्टिमुलेट करवाते हैं। साथ साथ एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इफ यू रिमेम्बर, हार्ट जब हम पढ़ते हैं सिंपैथेटिक पाथवे के थ्रू काम करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को क्या करते हैं? इंक्रीज करवाते हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं, isn't it? Similarly, norepinephrine vasoconstriction करवाता है स्टूडेंट्स वाया इट्स अल्फा 1 रेसेप्टर्स, लेकिन एपिनेफ्रिन स्टूडेंट्स क्या करवा रहा है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाता है थ्रू द बीटा 2 रेसेप्टर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। कैटेकोलामाइंस इन जनरल अलर्टनेस को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम एपिनेफ्रिन की यदि हम बात करें ह्यूमन में तो एंग्जाइटी, फियर, राइट, ये सारा डेवलप करवाता है। जब डोपामाइन को इंजेक्ट किया जाता है तो ये देखने को मिलता है कि ये रीनल और मेसेंट्री, यस, इट कैन आल्सो प्रोड्यूस कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है रीनल में, रीनल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, मेसेंट्री इट विल आल्सो फॉर्म देयर, isn't it? नेट इफेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर को बढ़वाता है, कौन? डोपामाइन। लेकिन डायस्टोलिक प्रेशर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, गॉट इट। ऑल्सो नाइट्रोलाइसिस में भी ये हेल्प करता है द डोपामाइन। आफ्टर दैट आते हैं अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन पे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, या फिर 2 ही हार्मोन है, हम कहेंगे वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन को हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब ये दोनों हार्मोन स्टूडेंट्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनने वाले ऐसा नहीं है, ये आते हैं डायरेक्टली कहां से? हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं, देन फ्रॉम देयर इट गेट्स रिलीज्ड। जैसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी की हार्मोन्स कहते हैं कि वो स्टिमुलेट हो रहे थे
into the cells there in the anterior pituitary, वहां पर उनका सीक्रेशन हो रहा है, isn't it? ऐसा नहीं है, ये आपका डायरेक्टली कहाँ सिंथेसाइज्ड होके आ रहा है, सेल बॉडीज इन द फ्रॉम द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये कहाँ पर बन रहा है स्टूडेंट्स, इसीलिए हम इनको न्यूरल हॉर्मोन्स भी कहते हैं। मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स होता है सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में, वहां पर ये सिंथेसाइज्ड होते हैं, और एक्सॉन के थ्रू ये न्यूरॉन्स ये कहाँ पर आते हैं, ये आते हैं पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। ऑक्सीटोसिन ज्यादा सिंथेसाइज्ड होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में, एडीएच वहां पर होता है लेकिन उसका अमाउंट कम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हम याद रख सकते हैं कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में उसकी सिंथेसिस ज्यादा होती है, जबकि एडीएच की सिंथेसिस ज्यादा सुप्राऑप्टिक में होगी, ठीक है। स्ट्रक्चर देखे तो दोनों के दोनों नोना पेप्टाइड्स हैं, 9 अमाइनो एसिड्स के हार्मोन्स है दोनों, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। जब ये आते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट होता है स्टूडेंट्स फ्रॉम द सुप्राएप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, और जहां पर आप वो पोस्टीरियर लोब में आते हैं, उनके साथ में आता है न्यूरोफाइसिन अटैच्ड होके, ठीक है। दो अलग अलग तरह के न्यूरोफाइसिन होते हैं, न्यूरोफाइसिन 1 आता है ऑक्सीटोसिन के साथ में, और न्यूरोफाइसिन 2 आता है वेसोप्रेसिन के साथ में। पोस्टीरियर लोब में आगे ये वहां से क्लीव्ड हो जाता है, निकल जाता है, और आपका वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन वहां पर रह जाता है, ठीक है। तो न्यूरोफाइसिन 1 किसके साथ में रहेगा, ऑक्सीटोसिन, और न्यूरोफाइसिन 2 इट विल बी फ्रॉम योर वेसोप्रेसिन। देखिए यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, दिस इज द प्रिकर्सर फॉर एवीपी या फिर वेसोप्रेसिन, इसे आर्जिनिन वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है, इसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, एंटीडायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं ना। तो प्रिकर्सर कौन सा है, प्री प्रोप्रेसोफाइसिन, राइट। ये टोटल हम बोल सकते हैं, आप देखो इसमें स्ट्रक्चर वेसोप्रेसिन जो है मेन कितने अमाइनो एसिड का है, 9 अमाइनो एसिड का है ना। लेकिन इसके साथ साथ में सिग्नल पेप्टाइड 19 अमाइनो एसिड का जुड़ा होता है, न्यूरोफाइसिन जो मैंने कहा 95 अमाइनो एसिड का होता है, और ग्लाइकोपेप्टाइड होता है दैट इज 39 अमाइनो एसिड। इस तरह से ये प्री प्रोप्रेसोफाइसिन आता है, बनता है, राइट। ये आता है पोस्टीरियर लोब में, जहां से ये न्यूरोफाइसिन 2 जो है सिग्नल पेप्टाइड, ये सारे क्लीव हो जाते हैं, और क्या बनता है, बचता है हमारे पास 9 अमाइनो एसिड का वेसोप्रेसिन बनता है, राइट। 9 अमाइनो एसिड का वेसोप्रेसिन, इट वुड बी द ये। I think this is clear, students. So न्यूरोफाइसिन इज एसोसिएटेड विद द वेसोप्रेसिन। उसी तरह प्री प्रोऑक्सीफाइसिन जो है वो प्रिकर्सर है ऑक्सीटोसिन का, ये भी देखो 9 अमाइनो एसिड का होता है स्टूडेंट्स, ये रहा। इसके साथ में भी पहले सिग्नल पेप्टाइड जुड़ा होता है 19 अमाइनो एसिड का, और न्यूरोफाइसिन 1 है जो कि है 93 अमाइनो एसिड का, न्यूरोफाइसिन 2 था 95 अमाइनो एसिड का। यहाँ पर एक चीज है इसके स्ट्रक्चर में कि जो ग्लाइकोपेप्टाइड है ये यहाँ पर अटैच नहीं है, ठीक है। सो बोथ आर 9 अमाइनो एसिड के हम बोलेंगे पेप्टाइड्स है। अब देखो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, दोनों 9 अमाइनो एसिड है, ये भी 9 है और ये भी 9 है ऑक्सीटोसिन। फर्क क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो सिस्टीन, टायरोसिन, तीसरे में एबीपी में फिनेलानिन है, यहाँ पर आइसोल्यूसिन है, दैट इज अ डिफरेंस। और एक हमको दिखेगा यहाँ पर नंबर 8 में, यहाँ पर आर्जिनिन है और यहाँ पर ल्यूसिन। आपको ये डिफरेंस ध्यान में रखना है, अदरवाइज दोनों स्ट्रक्चर्स पूरे सेम है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग आल्सो। अब इनके रेसेप्टर्स की हम बात करें, यदि ऑक्सीटोसिन के रेसेप्टर्स और वेसोप्रेसिन के रेसेप्टर दोनों जीपीसीआर, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के रेसेप्टर स्टूडेंट्स सीएनएस पे मिलेंगे, पेरिफेरल टिश्यूज पे मिलेंगे, और ऑक्सीटोसिन का काम हमको पता है क्या है, दैट विल बी द ओनली द वर्क ऑफ दैट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, मिल्क इजेक्शन में हेल्प करवाता है, ठीक है। जबकि वेसोप्रेसिन के दो तरह के रेसेप्टर होते हैं, एक होता है B1 और दूसरा होता है B2 रेसेप्टर्स। दोनों आपके दोनों टाइप जीपीसीआरस ही होते हैं। V1 और V2, V1A और V1B जो होते हैं, ये फॉस्फोटिडिल इनोसिटिल हाइड्रोलिसिस के थ्रू काम करवाते हैं, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़वाएंगे और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं।
तो दे आर प्रेजेंट ऑन द स्मूथ मसल्स। जबकि वेटो रेसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाते हैं। गॉट इट? तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए V1 और V2 इट इज फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आई थिंक दिस इज क्लियर अबाउट द रेसेप्टर्स ऑल्सो। अभी एक जल्दी से एक बार फंक्शन देख लेते हैं। मेन फंक्शन जो है वेसोप्रेसिन का, एक तो है वाटर रीएब्जॉर्प्शन और दूसरा क्या है? ब्लड प्रेशर रेगुलेशन बाय कॉजिंग द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है। ऑक्सीटोसिन की फंक्शन क्या है? uterine contraction, yes, during the labor and the childbirth, breastfeeding, right? और तीसरा है bonding and social interaction। यानी ऑक्सीटोसिन के कारण जो पेरेंट्स होते हैं, फादर मदर होता है, मैन वुमेन है, इनकी पेरेंटल बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती है, अटैचमेंट ज्यादा होता है, इमोशनल बाइंडिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ वेसोप्रेसिन एज वेल एज ऑक्सीटोसिन। अब आते हैं अदर देन पिट्यूटरी, दैट इज योर पेनक्रियाटिक हार्मोन, राइट? इंसुलिन ग्लूकागॉन। इंसुलिन ग्लूकागॉन के साथ में स्टूडेंट्स एक और रहता है, दैट इज योर सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया, इसलिए मैं आज यहाँ पर हम लोग फिर से नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ, आपने देखा था सोमैटोस्टेटिन अलग अलग जगह पर सीक्रेट होता है, उसमें से एक आपका पैनक्रियाटिक सेल था, इसीलिए आपको याद दिला रही हूँ कि यहाँ पर आपका सोमैटोस्टेटिन भी बने। ठीक है। अब जो पैनक्रियाटिक हार्मोन है, अभी ये पैनक्रियाज है स्टूडेंट्स। एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं पैनक्रियास के, दैट इज आइलेट ऑफ लैंगरंस, राइट? और एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक एसिड। तो यहाँ पर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरंस है, इसके पास में अल्फा सेल, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स में बनता है आपका ग्लूकागॉन, राइट? बीटा सेल्स में रहेगा आपका इंसुलिन, और जो डेल्टा सेल्स होता है वहां पर हमने, जो मैंने आपको कहा, सोमैटोस्टेटिन, ये यहाँ पर सीक्रेट होता है, राइट? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं हम लोग, दैट इज इन द एफ सेल्स। ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस जो बनेगा वो आएगा यहाँ पर पैनक्रियाटिक एसिड में, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, राइट? तो ये होता है कि आपका पैनक्रियास में कहां पर कौन से हार्मोन बन रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। अब इंसुलिन की जब हम बायोसिंथेसिस की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इंसुलिन का भी एक प्रिकर्सर हार्मोन होता है और उसको हम बोलते हैं व्हाट? प्री प्रो इंसुलिन। ठीक है। आपको यहाँ जो स्ट्रक्चर में दिख रहा है, इट इज योर प्रो इंसुलिन, राइट? इसके पहले एक और होता है, दैट इज प्री प्रो इंसुलिन। प्री प्रो इंसुलिन जो होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 110 अमाइनो एसिड का। ठीक है। ये जब क्लीव्ड होता है, यस, ये क्लीव्ड होता है और बनाता है प्रो इंसुलिन, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। प्रो इंसुलिन स्टूडेंट्स 3 चेन होती है इसमें, 86 अमाइनो एसिड का रहेगा, isn't it? 86 अमाइनो एसिड का रहेगा, जहां पर आपको 3 चेन दिख रही है, ए चेन, बी चेन और सी चेन, isn't it? अब ये प्रो इंसुलिन आगे जाके और क्लीव हो जाएगा स्टूडेंट्स, और हमको हमारा इंसुलिन मिल जाएगा, क्योंकि ये जो ए बी सी चेन है, इसमें से सी चेन कट जाती है, क्लीव्ड हो जाती है, तो ए और बी चेन से बना हुआ जो सल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड भी है, अटैच भी है, हमारा इंसुलिन बन जाता है। अब इंसुलिन में 2 ही चेन होती है, और ये इंसुलिन होता है स्टूडेंट्स कितने अमाइनो एसिड का? इंसुलिन है 51 अमाइनो एसिड का। ठीक है। जिसमें ए चेन और बी चेन होती है। ए चेन होती है स्टूडेंट्स 21 अमाइनो एसिड की, और बी चेन होती है 30 अमाइनो एसिड की। इस तरह से 51 अमाइनो एसिड रहेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब जो
इंसुलिन का जीन होता है, ये सिर्फ लिख लो, यहाँ पर जगह है क्या, इधर लिख देती हूँ, चलो। जीन फॉर इंसुलिन स्टूडेंट्स कहां पर प्रेजेंट होता है? शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 11, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 11 इंसुलिन का जीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके पास में 2 इंट्रॉन्स और 3 एक्सॉन्स होते हैं। यस, 2 इंट्रॉन्स एंड 3 एक्सॉन्स। अब यहाँ पर इंसुलिन के स्ट्रक्चर में आप ये भी देख रहे हो कि यहाँ पर सल्फाइड बॉन्ड्स है, तो ये 2 चेन के बीच में भी और चेन में आपस में भी है, isn't it? इसीलिए हम कहते हैं कि इंट्रा और इंटरचेंज सल्फाइड बॉन्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। तो इंट्रा है ना, ए और बी के बीच में जो है वो कहाँ कहाँ पर है? इंटरचेंज जो है वो है आपका A7B7, राइट, A7B7, और दूसरा होता है A20 और B19, ठीक है, ये दिख रहा है हमारे को, A20 और B19, ये चेन है और ये बी चेन, और ये A7B7, और जो इंट्रा चेन है तो ए में ही दोनों के बीच में है, तो दिस इज A6 A11। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चंस या फिर स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। हाफ लाइफ जो इंसुलिन का वो है 5 मिनट, सर्कुलेशन में इसका हाफ लाइफ कितना होता है? 5 मिनट तक का होता है। अब यदि मैं इंसुलिन रिसेप्टर की बात करूं, राइट, इंसुलिन रिसेप्टर्स अगेन इसमें 2 सब यूनिट्स होती है, अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। ये एक तरह का टेट्रामर होता है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर वेट 3400000 इट विल बी देयर। इसका जीन जो है रिसेप्टर का वो होता है क्रोमोसोम 19 पे। इंसुलिन का जीन हमने कहा बताया? इंसुलिन का जीन है क्रोमोसोम 11 पे, शॉर्ट आर्म। इंसुलिन रिसेप्टर का जीन होगा क्रोमोसोम 19 में, जिसके पास में 22 एक्सॉन्स होंगे, ठीक है। अभी जो अल्फा और बीटा सब यूनिट्स होते हैं इंसुलिन रिसेप्टर के, उसमें से जो अल्फा सब यूनिट होता है उसमें आपका इंसुलिन बाइंड करेगा, और वो बाहर की तरफ होता है अल्फा सब यूनिट। और बीटा सब यूनिट जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, जहां पर टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, ठीक है। दोनों सब यूनिट्स ग्लाइकोसाइलेटेड रहते हैं, यानी आपका इंसुलिन आएगा, अल्फा सब यूनिट पे बाइंड करेगा, राइट, एक्टिवेट होगा वो। बीटा सब यूनिट पे जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है, अब ये एक्टिवेट होगी आफ्टर बाइंडिंग इंसुलिन विद द रिसेप्टर, अल्फा यूनिट ऑफ द रिसेप्टर, ठीक है। अब बीटा सब यूनिट एक्टिवेट होगी, जो वहां पे टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी एक्टिवेट होगी, यानी क्या होगा? टायरोसिन काइनेस क्या करवाता है? ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा यहाँ पर, isn't it? ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो इंसुलिन सबस्ट्रेट रिसेप्टर, दैट इज IRS, इसका भी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा और वो एक्टिवेट करवाएगा अलग अलग रोल ऑफ द इंसुलिन, ठीक है। हाफ लाइफ इंसुलिन रिसेप्टर का है 7 घंटा, 7 आवर्स। ये देखो, इस तरह से हमको पता है कि इंसुलिन बाइंड हो गया अल्फा सब यूनिट पे स्टूडेंट्स, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी एक्टिवेट होगी बाय द ऑटोफॉस्फोराइलेशन कॉज करेगा, और बाद में IRS का भी फॉस्फोराइलेशन होगा और IRS एक्टिवेट होगी। अलग अलग IRS होते हैं, तो IRS 1 एक्टिवेट होगा, और IRS 1 एक्टिवेट होके क्या करवाता है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, फैट सिंथेसिस करवाता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस करता है, और जीन एक्सप्रेशन करवाता है। जीन एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स मैप काइनेज पाथवे एक्टिवेट से होता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस की मैं बात करूं तो वो जो IRS 1 आपका एक्टिवेट होगा स्टूडेंट्स, राइट, ये क्या करवाता है? ग्लाइकोजन सिंथेस को एक्टिवेट करवाएगा और GSK3 को इनहिबिट करवाएगा, जिसके कारण ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी, राइट। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ये हमारा जो IRS 1 एक्टिवेट होता है वो आता है PKB को एक्टिवेट करवाता है। PKB क्या करता है? वेसिकल में बाउंड फॉर्म में उसकी मेम्ब्रेन पे रहता है GLUT4 ट्रांसपोर्टर, उसको कहाँ लेकर आता है? मेम्ब्रेन पे लेकर आता है, सेल मेम्ब्रेन पे। GLUT4 आने के कारण बाहर से ग्लूकोज सेल के अंदर आता है
और इस तरह से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है और बाद में ग्लाइकोजन सिंथेस की हेल्प से वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन। यस, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन। इस तरह से रिसेप्टर्स काम करते हैं। I think this is very much clear to all of you. So this was about the insulin receptor also. अभी अफेक्ट जो है इंसुलिन का, रैपिड अफेक्ट होता है, इंटरमीडिएट अफेक्ट होता है, डिलेड अफेक्ट भी होता है। तो रैपिड जो अफेक्ट होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट, पोटेशियम का इंक्रीज ट्रांसपोर्ट, राइट, ये उसका रैपिड विद इन सेकेंड ये अफेक्ट होने लगता है। कुछ मिनट में जो अफेक्ट होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का स्टिमुलेशन, प्रोटीन डिग्रेडेशन को इनिबिट करना, राइट, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेस को एक्टिवेट कराना। नहीं, ये आपका थोड़ा मिनट में होगा, कुछ मिनट में होगा, ठीक है। mRNAs का इंक्रीज करवाना फॉर द लिपोजेनिक एक्टिविटी, इसको और थोड़ा ज्यादा समय लगता है, कुछ घंटे लगते हैं और उसके बाद में ये एक्टिवेट होता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे इंसुलिन के। अब इंसुलिन के स्टिमुलेटर्स और इनिबिटर्स कौन कौन से हैं? स्टिमुलेट कौन करता है इंसुलिन के सिक्रीशन को? ग्लूकोज, मैनोस, अमाइनो एसिड में ल्यूसीन, आर्जिनिन, राइट, GLP-1, GLP, राइट, बीटा कीटो एसिड, एसिटिल कोलिन, ग्लूकागॉन, ये सारे क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। इनिबिट कौन करता है? ये सबसे बड़ा इनिबिटर बैठा है सोमैटोस्टेटिन, डिऑक्सी ग्लूकोज, मोनोहेप्टिलोस, राइट, गैलानिन डाइऑक्साइड, थायजाइड, यूराइट्स, डाययूरेटिक्स, ये सारे आपके क्या करते हैं? इनिबिट करते हैं। तो ये टेबल को भी एक बार पढ़ लेना, दिस कुड बी ऑल्सो इम्पोर्टेंट देयर। यहाँ पर कुछ ड्रग्स भी दिए हैं जो आपको स्टिमुलेट करेगा या फिर इनिबिट करेगा। अब आता है दूसरा हार्मोन जो कि है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन कहाँ सीक्रेट हो रहा है? ग्लूकागॉन हो रहा है अल्फा सेल्स में, इजंट इट? प्री प्रोग्लूकागॉन जो होता है, जो प्रिकर्सर होता है, वो होता है 179 अमाइनो एसिड का, और जो ग्लूकागॉन होता है वो होता है 29 अमाइनो एसिड का विद दिस मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब ये ग्लूकागॉन में स्टूडेंट्स पैनक्रियाटिक अल्फा सेल्स में तो बनेगा, साथ साथ में एल सेल्स जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट में होता है, एल सेल्स में भी इसका सिक्रीशन होता है, हमको ये देखने को मिलता है, राइट। साथ साथ में ब्रेन में भी ग्लूकागॉन इज देयर। ग्लूकागॉन के रेसेप्टर्स स्टूडेंट्स, ग्लूकागॉन के रेसेप्टर्स भी GPCR होते हैं, राइट। जी अल्फा एस से काम करते हैं, यानी स्टिमुलेशन का काम करेंगे, इसीलिए साइक्लिक AMP को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये मेरा प्री प्रो ग्लूकागॉन, ये जो प्री प्रो ग्लूकागॉन है स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस होगा और इससे ग्लूकागॉन बनेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से ये काम करेगा, जैसे पैनक्रियाटिक अल्फा सेल्स, एल सेल्स में भी अलग रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं। ये ग्लूकागॉन आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट, GLP-1, GLP-2 इट वुड बी देयर, GRPP है। तो ए सेल्स जो है अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रिया, राइट, वहां पर ग्लूकागॉन, MPGF और GRPP फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, राइट, फ्रॉम दिस प्रोसेसिंग ऑफ प्री प्रोग्लूकागॉन। जबकि एल सेल्स में जब प्री प्रोग्लूकागॉन की प्रोसेसिंग होती है तो ग्लाइसेंटिन, GLP-1, GLP-2, ऑक्सेंटोमोड्यूलिन और GRPP, राइट, ये सारे बनते हैं, यस, आफ्टर द प्रोसेसिंग। इसी को यदि आपको ध्यान में रखना है तो हम लोग यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि फ्रॉम द प्री प्रोग्लूकागॉन, आई थिंक वो स्ट्रक्चर समझ में तो आ ही गया होगा। प्री प्रोग्लूकागॉन दो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से प्रोसेसिंग करवाएगा, एल सेल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट और ए सेल्स ऑफ पैनक्रियास, इजंट इट? एल सेल्स में आफ्टर ये प्रोसेस्ड होगा टू ग्लाइसेंटिन, ठीक है, GLP-1, GLP-2, GLP दैट इज ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, ऑक्सेंटोमोड्यूलिन और GRPP। जबकि ए सेल में ये प्रोसेस्ड होगा टू ग्लूकागॉन,
और MPGF, यस, सम अमाउंट ऑफ ऑक्सेंटोमोडुलिन और GRPP यहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है, सम अमाउंट। MPGF इज नथिंग बट मेजर प्रोग्लूकागॉन फ्रेगमेंट, ठीक है। ग्लाइसिन जो है यहाँ पर एल सेल में, ग्लाइसिन का मेन काम होता है जस्ट लाइक द ग्लूकागॉन एक्टिविटी करवाता है ये भी। और ऑक्सेंटोमोडुलिन जो यहाँ पर ज्यादा है एल सेल में, ये गैस्ट्रिक सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, इसीलिए वो एल सेल में है, ठीक है। तो ग्लूकागॉन का जो हाफ लाइफ होता है स्टूडेंट्स, ये कितना होता है, इसका हाफ लाइफ होता है सर्कुलेशन में 5 to 10 मिनट्स, राइट, 5 to 10 मिनट्स रहेगा। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। सोमैटोस्टेटिन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं, है ना। इसके भी 2 आइसोफॉर्म देखे थे, 14 और 28। तो ये सारा ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं वो वापस से नहीं करवाऊंगी। अब जो ग्लूकागॉन का मेजर इफेक्ट होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस में, यानी ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज बढ़ाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाता है स्टूडेंट्स, एडिपोज सेल लाइपेज को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण फैटी एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, राइट, ताकि एनर्जी बन सके। ट्राइग्लिसराइड्स को स्टोर नहीं करवाएगा, इनहिबिट करेगा उसका स्टोरेज। साथ साथ में स्टूडेंट्स हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ब्लड फ्लो बढ़वाता है, राइट, सीक्रेशन, बाइल सीक्रेशन को बढ़वाएगा और गैस्ट्रिक एसिड को इनहिबिट करवाएगा उसके सीक्रेशन को, यस। तो इस तरह के ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं ग्लूकागॉन के। ये कुछ फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करेंगे ग्लूकागॉन सीक्रेशन को। स्टिमुलेटर्स और इनहिबिटर्स दोनों लिखा दिया है यहाँ पर, इसको एक बार आप लोग गो थ्रू इसको भी कर लोगे, यस। इनहिबिटर्स में ग्लूकोज हो गया, सोमैटोस्टेटिन है, सिक्रेटिन है, FFA है, कीटोन्स है, इंसुलिन है, राइट, फिनिटोइन, अल्फा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेटर्स, गाबा, ये सारे ग्लूकागॉन सीक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। एक्सरसाइज, कॉर्टिसोल, CCK, राइट, गैस्ट्रिन का लेवल, ये सारे क्या करते हैं, ग्लूकागॉन की सिंथेसिस को बढ़ाते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद में कुछ और हॉर्मोन्स बच रहे हैं, जैसे कि ओवेरियन हॉर्मोन्स है, राइट। इसके अलावा कुछ GI के भी हॉर्मोन्स है जो हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं, बट मैं सोच रही हूँ कि एक और क्लास हम लेंगे जिसमें हम वो सारे हॉर्मोन्स को भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो मेजर हॉर्मोन्स हैं ये हम लोगों ने कवर कर लिए 2 क्लास में, बट जो तीसरा क्लास है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम मेजर पार्ट हमेशा कर लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं, और इसीलिए वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जहाँ पर हम लोग ओवेरियन हॉर्मोन्स करेंगे और कुछ हॉर्मोन्स फ्रॉम योर GI ट्रैक्ट जो है वो भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे शॉर्ट में, बट यस वी विल जस्ट गो विद दैट, ठीक है। सो आई होप द क्लास इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के आप लोग ये ओवेरियन हार्मोन आज नहीं करना है, कल करेंगे। तब तक के हम सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास को, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एंड इट वुड बी हेल्पफुल। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, राइट। टिल देन ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।